कल चुनाव का अंतिम चरण है और 25 को पोलिंग है। पिछले 10 वर्षों के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार इस देश के अंदर चली है और जिस तरीके के काम सरकार ने किए हैं, उनको मैं कई वर्गों के अंदर बांट सकती हूँ। और आज खास तौर से मैं बात करूंगी आपके बीच में बैकवर्ड्स की और महिलाओं की। कभी कभी मुझे ध्यान आता है कि जिस समय जनधन के अकाउंट इस देश के अंदर खुले थे तो हमारे विपक्षियों ने यह आरोप लगाए थे कि जीरो बैलेंस के ऊपर अकाउंट खोल करके गरीब व्यक्ति का मखौल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय मोदी जी ने किया है। लेकिन कोरोना काल के अंदर हमने देखा कि वही जनधन के अकाउंट थे जिस अकाउंट ने उस कठिन समय के अंदर डायरेक्ट ट्रांसफर कराया पैसे का लोगों के अकाउंट्स में, ताकि वो अपनी जीविका को स्मूथ रूप से चला सके। अगर मैं महिलाओं के विषय पर भी आऊं तो इसके भी 4-5 अलग अलग चरण हैं। अगर हम देखें कि गरीब महिलाओं की अगर हम चर्चा करें जो गरीबी रेखा से नीचे थी, तो उन्होंने ये तय करा कि हम मकान बना करके देंगे और मकान भी महिलाओं के नाम पर होंगे, उसकी रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर है। हर घर नल से जल देंगे, हर घर के अंदर शौचालय देंगे, हर घर के अंदर एलईडी लाइट को लगाएंगे, हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाएंगे। जितने गरीबी रेखा से नीचे परिवार थे, उन सब परिवारों को ये सुविधाएं देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, जिससे सबसे अधिक बेनिफिट महिलाओं को हुआ है। घर है, नल है, जल है, पानी है। इसके बाद आयुष्मान कार्ड की बात आई कि एक गरीब व्यक्ति इलाज कराने में सक्षम नहीं होता है तो 5 लाख तक का सालाना परिवार में किसी के बीमार होने पर आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज हो सके, इस व्यवस्था को उन्होंने किया। फिर अगर हम युवतियों के अंदर आते हैं तो युवतियों के अंदर उन्होंने अवसर दिए महिलाओं को कि वो बाहर निकल करके अच्छे स्थानों पर काम करें। पहली बार अवसर मिला सेना के अंदर महिलाओं को कमीशन पाने का। पहली बार अवसर मिला महिलाओं को बॉर्डर की सुरक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल के अंदर काम करने का। पहली बार अवसर मिला महिलाओं को फाइटर प्लेन उड़ाने का। ये कभी भी अवसर नहीं दिए गए, और जब अवसर दिए गए तो महिलाओं ने अपनी प्रतिभा को करके दिखाया है। ये अवसर उनको दिए गए हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहती हूँ कि 26 जनवरी की परेड के अंदर एक कार्यक्रम ऐसा होता था जिसपे पुरुषों का एकाधिकार था, मोटरसाइकिल के ऊपर बीएसएफ के जवानों का करतब दिखाना। इस बार उस एकाधिकार को भी मोदी सरकार ने महिलाओं को दिया, और हमारे युवतियों ने, हमारी बच्चियों ने, हमारी बीएसएफ में काम करने वाली, सीआरपीएफ में काम करने वाली बच्चियों ने उस कर्तव्य को भी करके दिखाया है। इसके बाद सरकार ने तय किया कि जो नए स्टार्टअप्स शुरू होंगे, इन स्टार्टअप्स के अंदर अगर एक डायरेक्टर महिला है तो उस स्टार्टअप को सब्सिडी भी मिलेगी और उसको फंडिंग भी ज़्यादा मिलेगी, ताकि महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर दिया जा सके। और हम सब के लिए सौभाग्य की बात यह है कि अगर हम साइंस की दृष्टि से देखें तो इसरो के अंदर भी इस बार ज़्यादातर महिला साइंटिस्ट को ही काम करने का अवसर मिला और उन्होंने ऊंची ऊंची उपलब्धियों को पाया है। ये महिलाओं के लिए किए गए काम है। इसके बाद मुद्रा लोन के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप को सिर्फ बढ़ावा नहीं दिया, सेल्फ हेल्प ग्रुप को बढ़ावा देने के साथ साथ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ताकि उनके प्रोडक्ट को मार्केट मिल सके,
महिलाएं जिस काम को करें उनको मार्केट प्रदान करना, और एक महिला इसको अगर शुरू करती है तो वो अपने साथ कई महिलाओं को जोड़ करके आजीविका के साधन को आगे बढ़ाए, ये अवसर भी उन्होंने दिया है। महिलाएं किसी क्षेत्र में पीछे नहीं, इसलिए महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने का काम किया कि खेतों के अंदर ड्रोन उड़ाने की पहल और शिक्षा और ट्रेनिंग महिलाओं को दी है, और महिलाओं के नाम पर ड्रोन का काम होगा। ऐसे अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे जो कि उन्होंने महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए पिछले 10 वर्षों के अंदर मोदी सरकार ने किए हैं। बैकवर्ड्स की अगर हम बात करें तो ये पहली बार ऐसा हुआ कि देश के अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देकर के काम करने का अवसर दिया है, ताकि पिछड़े वर्ग की समस्याओं को सुना जा सके, उनको उनके अधिकारों से अवगत किया जा सके और उनके अधिकार उनको मिल सके, वो उससे वंचित न रहे। इसलिए इस आयोग का बनाया जाना आवश्यक था। विपक्ष के विरोध के बावजूद राज्यसभा में हमारी संख्या पूरी नहीं थी। एक बार इस बिल को उन्होंने गिरा भी दिया था, लेकिन मोदी जी ने अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए पुनः इस बिल को लेकर के आए, कुछ दलों से व्यक्तिगत बात करते हुए नेशनल कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने का काम किया है। और महिलाओं के लिए तो प्रसन्नता का विषय हो गया कि अब आने वाले समय में 33% रिजर्वेशन विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में उनको मिलेगा। तो आज तक जो हम कहते थे कि महिलाओं को समान अधिकार है, वो समान अधिकार देने का काम मोदी सरकार ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी हरियाणा की पावन भूमि से सोनीपत से उन्होंने ये नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, और उस नारे को सार्थक होते हुए भी हमने देखा। वो नारा सिर्फ नारा नहीं रहा, उस नारे को चरितार्थ करने के लिए उन्होंने अनेक योजनाएं बनाई हैं, जिन योजनाओं का जिक्र अभी मैंने आपके सामने किया है। और मुझे लगता है कि सरकार ने जहां पर गरीब की चिंता करी है, वहीं पर विकास की भी चिंता करी है। जहां पर विकास की चिंता करी है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी भारत का मान बढ़े, उसकी भी चिंता करी है। तो चहुमुखी विकास हो सके, गरीब के जीवन यापन का स्तर ऊंचा उठ सके, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की एक अलग पहचान बनाई है। तो इस तरीके के जो 10 वर्षों में काम हुए हैं, इन कामों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रही हैं। जनता का बहुत अधिक रिस्पांस मिल रहा है। 5 चरणों का चुनाव हो चुका है, और महिलाओं की संख्या उन चुनावों में भी बहुत अधिक निकल करके आ रही है। अभी मैं एक आंकड़ा सुन रही थी कि अमेठी के चुनाव में जो अभी पोलिंग हुई है, 57% पोल महिलाओं का है और 51% पुरुषों ने पोल डाला है। इसका मतलब महिलाओं के अंदर बहुत अधिक उत्साह है मोदी जी के काम को लेकर के। और यही नहीं, मुस्लिम महिलाएं भी आज बहुत प्रभावित है। जिस 3 तलाक को उन्होंने हटाया, जो उनके जीवन के लिए नासूर बना हुआ था, और उनको भी अच्छे से जीने का अधिकार दिया है, तो वो महिलाएं भी भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी है। और पहली बार कल आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ 40,000 महिलाओं का सम्मेलन बनारस के अंदर अगर किसी ने किया तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। कोई दूसरा राजनीतिक दल इस तरीके की न तो सोच कर पाया और न हिम्मत कर पाया। और वो इसलिए हिम्मत कर पाए कि उनको विश्वास है कि हमने जो महिलाओं के लिए काम किया है, वो काम महिलाओं पसंद भी कर रही हैं, और महिलाएं बाहर निकल करके आ रही हैं। और अंत में स्वाभाविक है कि महिलाएं धार्मिक होती है, तो राम मंदिर का मुद्दा उनके जहन के अंदर है। और मेरे जैसे परिवार, हजारों ऐसे परिवार हैं जो धारा 370 हटने से अपने दिल में तसल्ली महसूस करते हैं, एक आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं,
उन सब परिवारों का भी मन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उन महिलाओं का बहुत अधिक भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसलिए हरियाणा में भी हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे, 11वीं सीट हम विधानसभा की भी जीतेंगे और आदरणीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। आपका बहुत धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस तो पहले भी अनेक स्थानों पर कह रही थी कि क्लीन स्वीप करेंगे। वो मध्य प्रदेश के अंदर हमारी एंटी इनकम्बेंसी की बात करती थी, वहाँ इतनी प्रो इनकम्बेंसी निकली, और अपनी छत्तीसगढ़ में प्रो इनकम्बेंसी की बात करती थी तो इतनी एंटी इनकम्बेंसी निकली कि वही साफ हो गए और हम आ गए। कहने से कुछ नहीं होता, जब तुलनात्मक लोग अध्ययन करने लगते हैं, आज भी किसी से बात करते हैं तो लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि 10 वर्षों में जो काम हुआ है वो शायद ही कोई करने की कल्पना करता हो। और पहले प्रधानमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने इस देश को कम से कम ये सपना तो दिखाया कि 2047 का भारत विकसित भारत होगा, और विकसित भारत को बनाने की नींव भी उन्होंने रखी है, और उसी नींव के ऊपर 2047 में एक अच्छा भवन तैयार होगा विकसित भारत के रूप में, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं 370 की बात करना चाहता हूँ कि आप तो भुक्तभोगी हैं, आप कितना मानते हैं 370 अगर नहीं होता तो शायद देखिए, 370 देश के लिए नासूर था। बहुत अधिक पैसा इस देश का वहाँ पर लगने के बावजूद भी एक सामान्य जन का वहाँ पर जा पाना भी बहुत कठिन था, सुरक्षा बलों का भी वहाँ पर रहना बहुत कठिन था। और आप याद करके देखिए, इससे पहले कितनी पत्थरबाजी सुरक्षा बलों के ऊपर होती थी और वो एक्शन भी नहीं ले पाते थे। 3 साल में कोई पत्थरबाजी का केस देखने को नहीं मिल रहा। ये ठीक है कि जब घाव बहुत पुराना होता है और उसका ऑपरेशन करके ठीक किया जाता है तो पूरा ठीक होने में, घाव भरने में कुछ समय लग सकता है। कुछ डिस्टर्बेंसेस जो वहाँ पर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन आज वहाँ पर फिर से लोग जाने लगे हैं। डल लेक के अंदर लोग पता नहीं कितने वर्षों बाद गए होंगे, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। मुझे लगता है वो हिंदुस्तान के इतिहास का एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसे आने वाले समय में लोग याद करेंगे। और अब तो धारा 370 क्या पीओके की बात करी है, अब आगे बढ़ेंगे, यहीं तक नहीं रहेंगे। मेरा सवाल इससे संबंधित है कि जो 4 साल की अग्निवीर लेके आए हैं, गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जाता शहीदों को, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस अग्निवीर योजना को अगर हम गहराई से समझेंगे तो मुझे लगता है कि इसकी स्पष्टता हो जाएगी। अग्निवीर योजना हमको ये मान करके चलना चाहिए कि 2 विषय इसके अलग अलग 2 पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये है कि रक्षा मंत्री जी ने ये कहा था और समय समय पर उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना का हम समय समय पर आंकलन करेंगे और उसमें जो कमियां रहेंगी, क्योंकि जब भी हम नया कोई भी नियम बनाते हैं तो कुछ न कुछ त्रुटियां रहती हैं, तो उन कमियों को हम दूर करेंगे। मैं इस अग्निवीर को इस रूप में देखती हूँ कि हमको 25 लोगों को चाहिए था, कि हमारे पास 25 लोगों की वैकेंसी थी, लेकिन हमने 100 लोगों की भर्ती करी। उन 25 लोगों को तो हमने आगे तक के लिए किया, और बाकी जो 75 लोग थे उनको हमने देश हित के लिए एक जेंटलमैन बनाया, उसको राष्ट्र हित में काम करने की भावना उसके अंदर हमने पैदा करी, उसे हमने डिसिप्लिन बनाया और दूसरे फोर्सेस के अंदर वो काम कर सके सेना जैसे डिसिप्लिन और जज्बे के साथ में, उसके लिए हमने तैयार किया। समय समय पर ये मांग कई बार उठती थी और अनेक राष्ट्रों में इसका प्रयोग होता है कि सेना में 3 साल सबको काम करना चाहिए तो राष्ट्र उससे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होता है और ज़्यादा आगे बढ़ता है। ऐसी अनेक बार बड़े बड़े प्रबुद्ध लोगों ने चर्चाएं करी है। तो अगर हम इसकी स्पष्टता को देखें कि जो 75 लोग 4 वर्ष के अंदर बाहर आएंगे, वो विभिन्न दूसरे बलों में काम करके डिसिप्लिन्ड होंगे। एक 19, 20, 22 साल का जवान जेंटलमैन के रूप में बाहर आएगा तो उसके अंदर करेज होगा, कमिटमेंट होगा, कन्विक्शन होगा, डेडिकेशन होगा, डिवोशन होगा, डिसिप्लिन होगा, तो राष्ट्र भी डिसिप्लिन बनेगा और विकसित राष्ट्र बनाने में काम आएंगे। जहाँ तक गार्ड ऑफ ऑनर की बात है, ये विषय क्योंकि ये हादसे 2 अभी हुए हैं, रिसेंट ये हादसे हुए हैं,
जिसके ऊपर रक्षा मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। और इसके ऊपर निश्चित रूप से ये जब चुनाव खत्म हो जाएंगे तो एक कमेटी बना करके, क्योंकि देश में सिविलियन भी अगर किसी लड़ाई के अंदर या उसमें उसका होता है तो उसको भी ऑनर मिलता है, तो निश्चित रूप से इसका समाधान निकलेगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन मैम जो ये भूमि योजना है इससे युवा आहत हुए तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि इसको समझा नहीं पाए। मैंने अब आपको बताया ना कि आदमी तो 25 लेने थे, ले 100 रहे हैं, तो जो 25 उसमें जज हो रहे हैं वो तो वही है जो वैकेंसी जो है। युवा पिछले 8-10 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं और फिर उनको 4 साल में उनको घर पे भेज दिया जाता है, तो मैम होता है नहीं, मैं फिर वही बात दोहराऊंगी कि अगर वो तैयारी भी कर रहे थे और खाली 25 को ही भर्ती करते तब भी तो वो बाहर ही रहते। आज 4 साल के लिए कम से कम वो कुछ सीख करके आ रहे हैं, हमको इस रूप में देखना चाहिए। और फिर भी अगर खामियां रहेंगी तो मैंने जैसा कहा कि रक्षा मंत्री जी ने कहा है कि हम इसका रिव्यू करेंगे। और ये सरकार से ज्यादा सेना की डिमांड थी। सेना भी विकट परिस्थितियों के लिए राष्ट्र का हर युवा तैयार रहे, वो चाहता है। और हम भी चाहते हैं कि हमारे देश का हर युवा कभी भी कठिन परिस्थितियां राष्ट्र पर आए तो उसके लिए वो तैयार रहे। तो कम से कम 4 वर्ष का ये जो उसको एक्सपोजर मिलता है, ये उसको बहुत आगे बढ़ाने के काम आता है। जी धन्यवाद। ये उनका लास्ट है, आपका नहीं। 5 चरण का चुनाव हो चुका है, वोट परसेंटेज कम क्यों है? वैसे पिछली तुलना में करेंगे तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ज़्यादा लंबा चुनाव, गर्मी की ज़्यादा मार, ये भी इसका एक कारण हो सकता है। लेकिन हम आश्वस्त हैं कि हमारा जो वोटर है, जो मोदी कर रहा है, वो वोट देने आ रहा है। लेकिन जो विपक्ष है, अगर आप विपक्ष को देखें, हरियाणा में ही अगर आप देख लें तो उनके पास आज भी कैडर नहीं है। जिलों के अध्यक्ष ही नहीं है तो नीचे का कैडर कैसे होगा? और जब कैडर नहीं होता है तो वोट कम डलवा पाते हैं, तो उनका वोट कम डल रहा है। दो ही जगह है, बाकी त्रिपुरा में तो 70 से ऊपर गया है। त्रिपुरा का तो 70 के आसपास है। हाँ, मध्य प्रदेश के एक फेज में कम हुआ, जिसको हमने दोबारा सुधारा है। चलो जी, सबका धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत प्रमुखता के साथ रखे अरबी से